शरद गुप्ता जी, ये लैंड फॉर जॉब का मामला बिहार का जो है, रेलवे का, बिहार का नहीं रेलवे का, रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के समय का के कथित मामला। दूसरा मामला एक अभिषेक बनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है और इन दो मामलों में अब दबिश बढ़ाई जा रही है। क्या लगता है कि इन दो मामलों में दबिश बढ़ाने से भारतीय जनता पार्टी, पहले तो आप ये बताइए कि इन दो मामलों में दबिश बढ़ाने का आधार क्या बनता है, फिर हम दूसरे सवाल पर आते हैं। देखिए, चूंकि पहले से जांचें चल रही हैं, हम्म, लेकिन जिनके खिलाफ जांचें हो रही हैं वो हम्म, बहुत ताकतवर लोग हैं, सबूतों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, कर चुके हैं, कर सकते हैं। हम्म, तो इसलिए मुझे लगता है कि जो सीबीआई या ईडी काम कर रहे हैं, और ऐसा अभी तक जितने भी मीडिया के पब्लिकेशन है, सब में वो जो खबरें आई हैं हम्म, उससे भी यही जाहिर होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर राइट। गड़बड़ नहीं हो तो आप दबते नहीं हैं, फिर आप हम्म, पलट के आते हैं, कहते हैं कि चलो करो जांच। भाई, हम्म, किसी कहते हैं ना कि जो व्यक्ति निर्धन है, जो व्यक्ति क्लीन है, जिस जिस व्यक्ति के पास कुछ छपाने को नहीं है, हम्म, तो उससे कौन क्या जांच कर लेगा, क्या कर लेगा। एक मुझे हम्म, छोटा सा किस्सा याद आता है, मैं शायद पहले कभी सुनाया कि एक मेयर होते थे महेंद्र सिंह साथी दिल्ली के। जी। तो उनके खिलाफ कुछ आरोप लगे मीडिया में। तो जब हम्म, उनसे इस्तीफा जैसे मांगा गया, तो उन्होंने कहा कि सब क्या है कि मीडिया का, इनको तो शराब पिला दो, मुर्गा खिला दो, कुछ भी लिखा लो। तो उसमें एक बुजुर्ग सदस्य थे, उठ के खड़े हुए, उन्होंने कहा कि साहब आप एक एक की बात कह रहे हैं, मैं आपको दो दो का पैसा देता हूँ, अब मेरे खिलाफ लिखा के दिखा दीजिए। हम्म, तो अगर किसी का व्यक्तित्व साफ है तो उसके खिलाफ कौन क्या जांच कर सकता है, कौन क्या लिख सकता है। हम्म, तो ये कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं कि, और जो जो राय साहब ने भी कहा कि बिल्कुल ठीक है कि जांच सबकी होनी चाहिए, जी। किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये जो राजनीतिक लॉन्ड्री हो गई है वो बंद हम्म, होनी चाहिए। नहीं नहीं, जो तो अब राजनीतिक लॉन्ड्री की बात आप कह रहे हैं ना, ममता बनर्जी के भतीजे पर भी कार्रवाई हो रही है और नीतीश कुमार के भतीजे पर भी कार्रवाई हो रही है, क्या है? सीधे सीधे ममता बनर्जी और नीतीश कुमार से क्यों नहीं टकरा रहे हैं लोग? भाई, पहले जमाने में भी था, पहले मोहरे मारे जाते हैं ना, राजा हम्म, और रानी के तो लास्ट में नंबर आता है। जी। तो पहले मोहरे कुर्बान हो रहे हैं। हम्म, और मुझे लगता है कि ये जो राजनीतिक लॉन्ड्री है, अगर ये खत्म हो जाए तो मेरे ख्याल से फिर राजनीति काफी हद तक साफ हो जाए। अभी सारी एक तरफा समस्या। सफाई होगी। जी। मतलब आप कह रहे हैं कि बनारस के आगे वहां तक सफाई गंगा की होगी, क्या नाम है, हुगली तक वहां, हिंद वो बंगाल की खाड़ी तक। मैं लेकिन कह रहा हूँ हरिद्वार से कश्मीर। लेकर के, नहीं, मैं कह गंगोत्री रहा से हूँ लेकर कश्मीर। बनारस तक गंगा की सफाई नहीं होगी, नहीं नहीं, ये क्या अगर मतलब अगर हुआ? अगर नहीं नहीं, अगर राजनीतिक लॉन्ड्री बंद हो जाएगी तो मेरा कहना कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से गुजरात तक सब जगह सफाई जी। हो जाएगी। हम्म, लेकिन जब तक ये राजनीतिक लॉन्ड्री चल रही है कि साहब जो हमारे पास आ गया तो गंगा नहा के पवित्र हो गया, और जो दूसरों के साथ है, जो हमारे विपक्ष में है, सब सारा सारा भ्रष्टाचार, सारी गड़बड़ी, सौरभ सारा गुप्ता जी, शोषण हो जाएगा। इसी लुटियन सड्डा कार्यक्रम में पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा था कि अहमदाबाद के कोऑपरेटिव बैंक, जिसके मैनेजमेंट में कभी मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह भी जुड़े हुए थे या संभवतः अब भी जुड़े हुए हैं, उस जी। बैंक में डिमोनेटाइजेशन के ठीक पहले कथित तौर पर 600 करोड़ से ज्यादा रुपए जमा किए गए। और यशवंत सिन्हा ने खुलासा किया था कि जब वो वित्त मंत्री थे, केतन पारिक का स्कैम सामने आया था। ये मैं नहीं कह रहा, यशवंत सिन्हा ने कहा इस कार्यक्रम में, फुटेज आप देख सकते हैं। केतन पारिक के प्रमोटर में से एक अहमदाबाद का वो कोऑपरेटिव बैंक भी था। क्या कोई जांच हुई? तो सवाल ये है ना कि जो आप कह रहे हैं कि लॉन्ड्री की सफाई, दिक्कत ये है कि वो हम सब कह रहे हैं लेकिन कोई कर नहीं रहा है, तो ये शुरू कब होगी? देखिए, ऐसा है, जो चीजें आप कह रहे हैं, अब गवर्नेंस काफी हद तक डिजिटाइज हो गई है और पारदर्शी हो चुकी है। तो ऐसे में अगर किसी कॉरपोरेट कंपनी ने कहीं पे पैसा लगाया है तो हम्म, आप चोरी छुपे नहीं लगा सकते। सैकड़ों हम्म, करोड़ रुपए अगर आप कहीं लगाना है तो आप किसी तरीके से लगाएंगे, और वो तरीके इजिली ट्रेसेबल हैं।
और ऐसा नहीं है कि सर अगर मान लीजिए कर्नाटक में कोई अपराध हुआ, आर्थिक अपराध, तो उसकी जांच सिर्फ सीबीआई और ईडी ही कर सकती है। राज्य की भी आर्थिक अपराध शाखा होती है, वो भी कर सकती है, बिहार कर सकती है ना। तो अब तो बीजेपी गवर्न राज्य ही आप अगर करेंगे तो मुश्किल से अब 8 या 10 बचे हैं, तो बाकी राज्यों की सरकारें तो इंडिपेंडेंट हैं। तो वो अगर चाहें तो जिनकी बात आप कह रहे हैं कि जब उन अपराधों को छुपा दिया गया है, दबा दिया गया है, उनकी जांच नहीं हो रही, तो अपने राज्य का ही से करा सकते हैं, उस पर तो कोई रोक नहीं है। और जहां तक आपने अभी रिसेंट जो सबसे लेटेस्ट जो पॉइंट है कि अभिषेक बनर्जी का, जी, तो अभिषेक बनर्जी ने अपने वकील के माध्यम से इस जांच को रुकवाने का अपनी अपनी अरेस्ट के खिलाफ उन्होंने कल एक एप्लीकेशन डाली थी और हाई कोर्ट ने 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा के उसको खारिज कर दिया। तो आप अब सिर्फ सीबीआई और ईडी पे उंगली नहीं उठा सकते, आपको फिर कोर्ट पे भी लाना पड़ेगा। कोर्ट ने खारिज किया उनकी एप्लीकेशन कि भाई वो चाहते थे कि जांच बंद हो जाए, ताकि जांच बंद हो जाए। भाई कोर्ट ने ही, अगर आपको याद हो, जो गंगोपाध्याय जी थे, उन्होंने हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, लेकिन उन्होंने फिर बाद में एक पब्लिक स्पीच दे दी, इंटरव्यू दे दिया, जिसकी वजह से उनको हटा दिया गया। लेकिन उनके ऑर्डर तो नहीं खारिज किए गए, उनके ऑर्डर में था कि इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए सीबीआई और ईडी की। तो सीबीआई ईडी की जांच शुरू हुई। तो उस चक्कर में अभिषेक बनर्जी जी पहुंचे हाई कोर्ट कि साहब देखिए गंगोपाध्याय जी हट गए और उन्होंने जो ऑर्डर किया तो वो मेलाफाइडी था, तो इसलिए इसको रोक दिया। तो कल जो लेडी जज थी उन्होंने उस इशू को खारिज कर दिया और जैसे ही उन्होंने खारिज किया, सीबीआई ईडी ने तुरंत समन कर लिया। ठीक है, कि जब तक रोक समन लगी के लिए महज 24 घंटे से भी कम का वक्त दिया, ये भी बड़ा आश्चर्य है देख करके। अब देखिए, अगर आप फिर मैं वही कह रहा हूँ, आप पहली चीज तो कलकत्ता के कोलकाता में है, कहीं आपको अमेरिका या इंग्लैंड से नहीं आना है कि आप अपना किसी यूनाइटेड नेशंस के काम में व्यस्त हैं, तो क्या कॉन्फ्रेंस खत्म होगी तभी आप आ सकते हैं। जब आप कलकत्ता में आप आ सकते हैं, तो इस सदन नहीं चल रहा है लोकसभा का कि आप लोकसभा के सदस्य हैं, संसद अटेंड कर रहे हैं तो नहीं आ सकते। तो ऐसी कोई चीज होती तो कह सकते थे, जैसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयान जारी करके कहा, तो 24 घंटे क्यों दिए गए। मेरा यही कहना है कि अगर आप साफ हैं तो आप 24 घंटे क्यों, 24 मिनट के नोटिस पे भी जा सकते हैं। तो मेरे पास कुछ छिपाने को नहीं, लीजिए कीजिए, क्या करेंगे। शरद गुप्ता जी, ये मुद्दा सिर्फ अभिषेक बनर्जी या तेजस्वी यादव या लालू परिवार या ममता बनर्जी परिवार तक या मनीष सिसोदिया तक सीमित रख के या केसीआर परिवार तक सीमित रख के देखने का नहीं है। जिस ढर्रे पर देश चल चुका है उसने राजनीतिक वर्ग को भी, पहले तो जनता को प्रतिक्रियावादी बनाया गया, पिछले 20 मंदिर आंदोलन या बाकी चीजों को देखे तो अब पॉलिटिकल क्लास को रिएक्शनरी बनाने की कोशिश हो रही है, उसको भी प्रतिक्रियावादी बनाया जा रहा है। क्योंकि ये तो तय है कि जो काम ये कर रहे हैं, चाहे कितनी भी बढ़िया व्यवस्था और सरकार आ जाए, इनसे पीड़ित लोग भी वही काम करेंगे। ये बात स्पष्ट है कि अगली सरकार अगर सत्ता परिवर्तन होता है, आती है, तो फिर इनके अंदर के जो करप्शन है उनको दूर करने की कोशिश करेगी। अब इसका एक दूसरा पहलू ये दिखता है, लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि अच्छी बात है, ये सत्ता में है तो उस पक्ष के करप्शन को खत्म कर रहे हैं, वो लोग आएंगे तो इनके पक्ष के करप्शन को खत्म कर देंगे और गंदगी साफ हो जाएगी। लेकिन हम आप सभी जानते हैं कि गंदगी ऐसे साफ होती नहीं है, प्रतिक्रियावादी लोगों से और प्रतिक्रियावादी सोच से गंदगी साफ होती नहीं है। क्या लगता है आपको, इससे जो सिस्टम का नुकसान हो रहा है, डेमोक्रेटिक की सोच का नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कैसे होगी? शरद जी, बस बीच में जरा सा टोक दे रहा हूं मैं। गंदगी सचमुच साफ करने का इरादा होता तो शरद गुप्ता, मैं और सुनीलम और आप यहाँ बहस नहीं कर रहे होते। सवाल तो ये कि क्या गंदगी साफ करने का इरादा है या गंदगी बढ़ाने का इरादा है। अब शरद जी आप बोलिए। ठीक बात है। देखिए, कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि इररिलेवेंट हो गई हैं। यही डेमोक्रेसी है, यही वैल्यूज है जो अभी 5 साल या 8 साल पहले सत्ता में थे, वो बाहर होके बैठे, बाहर नहीं बल्कि अप्रासंगिक हो गए हैं। कुछ पार्टियां ऐसी थी कि सरकार किसी की आए वो सरकार में जरूर रहते थे।
वो अप्रासंगिक हो गए हैं। जी तो ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, चर्निंग है। और मेरा मानना है कि अभी ये एक ट्रेंड नहीं है, ये स्थायी ट्रेंड नहीं है, अस्थायी है। फिर बदलेगा, 2-3 साल 4 साल के बाद ये फिर बदलेगा, और फिर आप कहेंगे कि अब ये नया आ गया, अब इस पे आप कमेंट कीजिए। तो सही बात है। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। समय की तरह राजनीति चलायमान है, कभी स्थिर नहीं रहती, कभी सत्ता किसी के पास स्थायी रूप से नहीं रहती। जी और जैसा राय साहब ने कहा था कि बिल्कुल सही है, न्यूटन का सेकंड नियम है कि जो जितनी तेजी से ऊपर जाएगा उतनी ही तेजी से नीचे आएगा। जी किसी भी फोर्स इज इक्वल क्रिया टू का मास इनटू एक्सेलरेशन। किसी भी क्रिया का उतना ही उसी मात्रा में दूसरी दिशा में आप थर्ड रिएक्शन भी नियम की होता है। बात कर रहे हैं, तीसरे तीसरे गति नियम। जी जी, तीसरा नियम, सॉरी। तो कुल मिला के ये है कि बहुत इसमें चिंता की बात नहीं है। ट्रांजिशन पीरियड है, आते रहते हैं। जब लोगों ने 75 से 77 देखा तो लगा कि सब दुनिया खत्म हो गई है, कि अब इसके आगे कुछ नहीं। जब 89 से 92 के बीच का समय देखा तो लगा अब तो दुनिया खत्म हो गई है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो ऐसे समय आते रहते हैं। और ये भी जब जब 2009 से 2014 का समय देखा तो लगा कि साहब पूरा देश तो इतना अकंठ करप्शन में डूब गया है कि अब इसके आगे दुनिया कुछ नहीं है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। तब नहीं इमेजिन किया था, किसने इमेजिन किया था, किसने सोचा था कि आज जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, पहले तो कुछ ऐसे लगते थे और सरकारें खुद अपने लोगों को उठा के जेल में बंद कर देती थी। लेकिन अब कुछ भी आरोप लगे, किसी के भी ऊपर आरोप लगे, देखिए आज तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, कहा कि साहब इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये लोग खुद शॉर्ट सेलिंग करने वाले लोग हैं। तो कुल मिला के जब सुप्रीम कोर्ट खुद ये चाहता है, जब विपक्ष के लोग गए और उनसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि साहब आप ठोस सबूत बताइए, अलग इंडिविजुअल मामले बताइए कि सब किसको प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे ब्लैंकेट बैन थोड़ी हो सकता है कि सब किसी भी विपक्षी नेता के खिलाफ कोई भी जांच नहीं होगी। क्या इस तरह कोई ऑर्डर हो सकता है? नहीं, तो आप एक चीज बताइए सुनील गुप्ता जी, मैं आपसे साफ साफ पूछता हूँ कि अभी तेजस्वी यादव पर या लालू परिवार पर लैंड फॉर जॉब मामले में कार्रवाई हो रही है, पूछताछ लगातार जारी है किसी न किसी मेंबर से, होनी भी चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसी दौर में खुद बिहार की सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने अपने वित्त मंत्रालय पे सवाल उठाते हुए सृजन घोटाला, इंडिया में उतना स्मार्ट घोटाला यदि आप देखें तो शायद किसी ने किया नहीं होगा, खैर उस डिटेल में हम नहीं जाते हैं, सृजन घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी। वो सीबीआई के यहाँ ठंडे बस्ते में है, क्योंकि सुशील मोदी इन्वॉल्व है या नहीं है मैं नहीं कह रहा, लेकिन चूंकि उनके मंत्रालय की ट्रेजरी उन्हीं के मंत्रालय में है, सीधी आंच वित्त मंत्री तक आएगी। जैसे फॉर्डर स्कैम ट्रेजरी लूट थी तो लालू यादव तक आई थी, जो बिहार के वित्त मंत्री थे, सीएम कम फाइनेंस मिनिस्टर। तो वहां सुशील मोदी की गर्दन फंस सकती है या उनसे पूछताछ हो सकती है, फंसे ना फंसे। तो वहां कुछ नहीं हो रहा है, एक तरफा वन साइडेड जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ना, ये लोगों को बड़ा कचोट रहा है। कहाँ कचोट रहा है, किसको कचोट रहा है? लोग तो बार बार उसी पार्टियों को वोट दे रहे हैं, देखिए फिर लोकसभा चुनाव में फिर वही चीज। तो इसलिए इसमें बहुत निराश होने की बात नहीं है कि डेमोक्रेसी में जनता सुप्रीम है। कहते जनता भगवान है, जनता सुप्रीम है। जनता अगर चाह रही है कि सब ऐसे ही लोग चुन के आए, तो हमारे आपकी चिंता करने से क्या होगा जी। और अगर ये सच में, इफ दिस इज एक्चुअली पीपल्स विल, इफ एक्चुअली लोग आज कह रहे हैं कि सब देखिए यहाँ पे जो हुआ इसमें कोई भी नहीं कह रहा है कि सब ईवीएम में कोई गड़बड़ी हुई। अब कांग्रेस कह रही है कि सब यहाँ पे गड़बड़ी नहीं हुई है, हो सकता है मध्य प्रदेश में भी ना हो सकता है राजस्थान में भी ना हो, लेकिन ये सबूत नहीं है कि लोकसभा चुनाव में नहीं हो। अब ऐसी बातों का क्या आप करेंगे? या तो आप सबूत दीजिए कि देखिए ऐसे ऐसे गड़बड़ी हुई, और इसलिए सबसे पहला सवाल ईवीएम पर लाल कृष्ण आडवाणी ने उठाया था और सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था। गलती हो जाती है, आपको याद हो तो मुलायम सिंह जी ने कहा था लड़के हैं जी, तो गलती तो हो सकती है। भूल सुधार का कार्यक्रम चला लिया ना उन्होंने,
उन्होंने तो जिन्ना की भी तारीफ की थी, उसका भी भूल सुधार कार्यक्रम चला लिया जी। तो भूल सुधार कार्यक्रम चलाने का स्कोप रहता है। तो उन्होंने पहली बार सवाल उठाया था ईवीएम पे, तो भूल सुधार ली, उसके बाद कहाँ